Hello student. Today I will teach you about classification and properties of fabrics. मतलब तंतुओं का वर्गीकरण एवं विशेषताएं. ठीक है. तो आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी. जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब कपड़े पहनते हैं, है ना. तो कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो कपड़ा बनता किससे है? हम्म? तो जो कपड़ा है, अगर आप कभी भी कपड़े के एक धागे को खींचिए और उसको धीरे धीरे खोलिए, और जब आप उसका लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, यानी कि सबसे सूक्ष्म तंतु, सबसे सूक्ष्म भाग, तो आप पाएंगे कि वो एक तंतु से बना है. ठीक है. यानी वो एक फाइबर से बना है. अब वो फाइबर कई प्रकार के होते हैं. ठीक है. जरूरी नहीं कि जो आप कपड़ा जिस कपड़े का आपने धागा खोला है वो किस तंतु का है, मतलब किस प्रकार का है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी व मूल इकाई, है ना, उसी को हम तंतु या रेशा कहते हैं. ठीक है. अब जैसे हर तरह के तंतु होते हैं, है ना, और उन्हें कैसे प्रयोग किए जाते हैं. जैसे कि तंतु लेते हैं, ठीक है, उसका धागा बनता है. अब धागा कैसे बनेगा तंतु का? तंतुओं को ऐंठ देंगे, है ना, ऐंठन दे दे के फिर उसका धागा बनता है. उसमें और तंतुओं को जोड़ जोड़ के ऐंठन दे के फिर उसका धागा बनाते हैं, और फिर उन धागों से बुन के, है ना, कपड़ा तैयार करते हैं. और इसी कपड़े को सिलने के बाद परिधान या गारमेंट्स बनते हैं. ठीक है. तरह तरह के वस्त्र आप देखते होंगे, तरह तरह के परिधान देखते होंगे ना. वो सब कैसे बनते हैं? उसका मूल तत्व, मूल जो तत्व है या मूल इकाई है, वो क्या है? वो यही तंतु या फाइबर है. ठीक है. अब देखिए तंतु की प्रकृति क्या होती है. प्रकृति यानी उसका नेचर क्या होता है. ठीक है. तो जो तंतुएं होती है ना, उसकी कोशिकाएं लंबाई की ओर से जुड़ी होती है. जो तंतु की शक्ति होती है ना, वह इन्हीं जो सेल्स होती है, ये कोशिकाएं होती है, इन्हीं के बल पर होती है. ठीक है. तो जो तंतु है उनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यानी उनकी विशेषताएं देखें, तो उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, है ना. जैसे एक है प्राथमिक विशेषताएं, जो कि हर तंतु में होती है. ठीक है. प्राथमिक विशेषताएं जो कि हर तंतु में होती हैं, इन्हें हम प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है. और इसमें क्या होता है, तंतुओं की प्रारंभिक यानी प्राथमिक विशेषताएं जो होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई का अनुपात, है ना, उसकी जैसे लंबाई है, लेंथ देखते हैं ना, किसी भी तंतु का हम लेंथ देखते हैं. तो लेंथ भी जैसे आप सोचते होंगे क्या लंबाई देखना उसमें तंतु का एक ही जैसी होती होगी? बिल्कुल नहीं, एक जैसी नहीं होती. कुछ तंतु जो हैं वो स्टेपल होते हैं. स्टेपल यानी छोटे होते हैं. और कुछ फिलामेंट्स होते हैं. फिलामेंट्स यानी लंबे होते हैं. ठीक है. तो इस तरह उनकी लंबाई और चौड़ाई, आप कहोगे चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई यानी उनकी मोटाई, है ना, उसको हम कहते हैं चौड़ाई. ठीक है. तो कुछ जो तंतु हैं उनकी चौड़ाई यानी उनकी हम मोटाई को कहते हैं. अब ऐसे ही तंतु का बल, स्ट्रेंथ भी, हर तंतु की स्ट्रेंथ अलग होती है ना. जैसे ही जो तंतुएं होती है ना, जितनी ज्यादा व्यवस्थित होती हैं उतनी ही मजबूत और संगठित होती हैं. ठीक है. और जो तंतु बहुत ही असंगठित सा होता है ना, उसके उसका तंतु भी कमजोर होता है, और उससे तैयार कपड़े भी कमजोर होते हैं, है ना. जब तंतु ही कमजोर है तो कपड़े तो, है ना, कमजोर ही होते हैं. फिर ऐसे ही तंतुओं में अनम्यता, है ना. अनम्यता का मतलब होता है कि झटका को सहने की शक्ति. अच्छा देखो, आपने कभी चरखा, कभी तकली, ये सब देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आप देखते होंगे जब चरखे पे धागा बनने के लिए हम तंतुओं को चढ़ाते हैं तो कितने झटके लगते हैं, है ना. ऐसे ही सोचिए फैक्ट्रीज वगैरह में कितने लगते होंगे. तो तंतु में ये कि वो कितने झटके सह सकता है, कितना खिंचाव सह सकता है ना, इसकी शक्ति को कहते हैं नम्यता. ठीक है. ऐसे ही तंतुओं का लचीलापन यानी फ्लैक्सिबिलिटी. तो जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है यानी लचीलापन होता है, यानी तंतु बिना टूटे पूरी तरह से मुड़ जाए. ठीक है. इसी क्षमता के कारण तंतुओं से कपड़ा तैयार हो पाता है. ठीक है.
अब जैसे जो तंतु हैं अगर वो बिना टूटे मुड़ जाते हैं तभी तो उनसे तंतुओं को मोड़ मोड़ के तंतुओं को है ना एक दूसरे से मिला मिला के धागा बनाएंगे, है ना। और इसी के कारण उठना बैठना चलना फिरना सहजता से हो पाता है। अदरवाइज कैसे, मतलब आप सोचिए अगर जो जो कपड़ा बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा उसको पहन के तो आप बैठ ही नहीं सकते फिर, है ना। ऐसे ही तंतुओं की आपस में सटने की क्षमता जो होती है उसे चोजिवनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा तंतु एक दूसरे के समीप रह के उनकी बटाई की जाती है जिससे धागे तैयार होते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं। फिर है द्वितीयक विशेषताएं, सेकेंडरी। ये तो आपकी प्राथमिक विशेषताएं होती हैं जो कि हम देखते हैं। फिर द्वितीयक है जैसे तंतुओं में चमक यानी लस्टर। तो तंतुओं में जो चमक होती है ना, प्रतिबिंबित करने की जो क्षमता होती है, किसी तंतु में बहुत ज्यादा होती है और किसी में कम होती है, किसी में अपनी चमक होती ही नहीं है ना। तो अब जैसे जैसे सपोज करो रेशम है, सिल्क। तो सिल्क की अपनी अलग चमक होती है, अपनी खुद की चमक होती है ना। वैसे ही जो सूती तंतु हैं उनकी बिल्कुल भी चमक नहीं होती, है ना। उनकी उनका तो चलिए ये सब तो मैं आपको फिनिशिंग वाले चैप्टर में बताऊंगी, है ना। ये कैसे सूती तंतुओं में कैसे चमक लाते हैं वो सब मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अभी आप बस इतना जानिए कि रेशम की तंतुओं में अपनी खुद की चमक होती है, ठीक है। और ऊनी तंतु की भी चमक कम होती है और सूती तंतु की भी, ठीक है। जबकि कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तंतु वो होते हैं जिनको लैब में अपने इच्छा अनुसार यानी अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएं, तो दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें आर्टिफिशियल या मानवकृत यानी मैन मेड भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं तंतुओं में अवशोषण यानी एब्जॉर्बेंसी। तो जल सोखने की जो शक्ति होती है वो भी भाई सबकी हर तंतु की अलग अलग होती है। जैसे सूती में है ना, आप देखते हैं टॉवेल, है ना। और जो है ना ऐसे कपड़े जैसे गर्मी में जो पहनते हैं ना, वो सारे सूती तंतुओं से ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जल सोखने की क्षमता होती है। ऐसे ही कुछ जो तंतु हैं उनमें सोखने की क्षमता ज्यादा होती है और कुछ में कम होती है, ठीक है। ऐसे ही इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि आपने किसी तंतु को खींचा, लंबा हुआ, लेकिन छोड़ दिया तो वो फिर अपने रूप में आ गया, है ना। तो अगर किसी तंतु में इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है, अगर किसी तंतु में इलास्टिसिटी नहीं है तो उससे बने जो वस्त्र हैं वो टिकाऊ नहीं होंगे। यदि तंतुओं में सिर्फ खींचने की क्षमता हो, है ना, और अपनी पूर्वावस्था में आने की शक्ति ही ना हो, तो बताओ वो वस्त्र अपना आकार खो देंगे, ठीक है। ऐसे ही तंतुओं में पुनरुत्थान यानी तंतुओं पर तनाव या दबाव पड़े और उनके आकार में बदलाव है, ठीक है। और फिर वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाए, इन्हें ही पुनरुत्थान कहते हैं। ये एक विशेषता हो गई, ठीक है। फिर तंतुओं में कोमलता यानी सॉफ्टनेस। कुछ तंतु भाई बहुत कोमल होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं, तो ये भी उनकी एक गुण यानी विशेषता है। अब आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तंतुओं का वर्गीकरण, पहले आपको लास्ट विशेषता बता दे, तंतुओं की ज्वलनशीलता यानी जो जैसे हर तंतु पे एक अलग प्रभाव होता है ताप का, ठीक है। कुछ तंतु पे कुछ तंतु ज्यादा ताप सहन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कुछ तंतु हैं जो ताप सहन कर लेते हैं। अच्छा बताइए कौन से तंतु हैं जो ज्यादा ताप सहन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वेरी गुड, सूती तंतु, ठीक है। सूती तंतु हैं क्योंकि आप तो जानते हैं सूती तंतु पे हम बहुत गर्म गर्म प्रेस करते हैं ताकि उनकी सिकुड़न चली जाए, ठीक है। हाँ, और अब आते हैं तंतुओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। तो अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स के में अगर हम देखेंगे तो हम पहले उन्हें दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो होता है बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स के आधार पर कि हाँ भाई कहाँ से पाए जाते हैं, इस आधार पे देख सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि उनकी लंबाई के आधार। तो भाई लंबाई तो मैंने पहले ही बता दी, लंबाई के आधार पे मैंने दो तरह की बताई थी, कौन कौन से? हाँ यस, एक स्टेपल फाइबर और दूसरा फिलामेंट फाइबर, यानी एक छोटे तंतु और दूसरे लंबे तंतु,
ठीक है। अब अगर हम सोर्स के आधार पे देखें तो सोर्स के आधार पर एक होता है आपका नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक तंतु। तो प्राकृतिक तंतु को भी भाई हमने 3 भागों में बांटा है ना। प्रकृति से भी तो 3 तरह से मिलते हैं। जैसे एक होता है वेजिटेबल फाइबर्स यानी जो पौधों से मिलते हैं उन्हें हम वेजिटेबल या वनस्पति तंतु कहते हैं। दूसरा होता है एनिमल फाइबर। एनिमल यानी जो जीवों से मिलता है, जैसे कि रेशम और ऊन। रेशम भी एक प्रकार के कीड़े से मिलता है, और ऊन भेड़ के बालों से, खरगोश के बालों से, ऐसे ही है ना, जानवरों के बालों से मिलता है। ठीक है। अब तीसरा है खनिज तंतु। ठीक है। खनिज तंतु जो खनिज से प्राप्त होते हैं और जिसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस और ग्लास फाइबर। ठीक। तो ये तो हो गया आपके सोर्स के आधार पर प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से? 3 तरह के। ठीक। अब आते हैं मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर क्या होते हैं भाई? मैन मेड फाइबर जो होते हैं वो 4 तरीके से होते हैं। पहले तो आपके होते हैं रीजेनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर्स यानी परिवर्तित सेल्यूलोजिक तंतु। ठीक है। ये प्राकृतिक तत्वों को पुनरुत्पादन करके बनता है, जैसे रेयॉन। ठीक है। रेयॉन क्या होता है? वो जो प्राकृतिक तंतु, कुछ प्राकृतिक तत्व लेते हैं और कुछ केमिकल, दोनों को मिला के फिर उसे हम स्पिरिट से गुजारते हैं। ठीक है। तो उससे बनते हैं रेयॉन। रेयॉन को एक बात और मैं बता दूं, इसमें नहीं लिखी पर मैं आपको अलग से बताती हूँ, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे चमक होती है ना सिल्क में, वैसे जस्ट वैसे ही चमक होती है, इसीलिए हम रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई बात रेयॉन की। अब आगे आते हैं परिवर्तित तंतु। ठीक है। इनको कच्चे प्राकृतिक पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे बेकार सूती तंतुओं या लुगदी को रसायनों की सहायता से पुनरुत्पादित करके। ठीक है। तो रेयॉन एक पुनरुत्पादित सेल्यूलोज तंतु है। ठीक है। अब देखिए, एक होता है रासायनिक तंतु। ठीक है। रासायनिक यानी केमिकल फाइबर। तो जो केमिकल फाइबर है उनको सिर्फ रासायनिक तत्वों की रासायन क्रिया द्वारा सम्मिलित करके बनाया जाता है, यानी उसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं होता, सब कुछ रासायनिक यानी केमिकली बनाया जाता है उन्हें लैब में। ठीक है। हालांकि लैब में तो इन्हें भी बनाया जाता है, जो रीजेनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर है इन्हें भी हम लैब में ही बनाते हैं। ठीक है। तो अब इसे जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर है ना, ये सारे। अब एक आता है धात्विक तंतु। तो धात्विक यानी मेटल फाइबर। तो इन्हें धातुओं के रेशे निकाल के बनाए जाते हैं। पता है पहले के जमाने में लोग सोना, चांदी, है ना, इन सबको तारों से कपड़े बुने जाते थे, या कपड़ों के बीच बीच में इन तारों को बुना जाता था, है ना। बहुत महंगे, बहुत एक्सपेंसिव होते थे। अभी भी बनाए जाते हैं, अभी भी सोना और चांदी के तार लगते हैं। ठीक है। लेकिन वो कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं मिश्रित तंतु, जिन्हें हम ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। ठीक है। अगर हम सभी तंतुओं को मिलाकर तंतु को बनाते हैं तो उन्हें हम ब्लेंडेड कहते हैं। जैसे आपने कभी सुना है टेरी वूल के कपड़े, या फिर कॉट्स वूल। कॉट्स वूल तो आपने अक्सर सुना होगा, है ना, अंडर गारमेंट्स वगैरह कॉट्स वूल के पहनते हैं लोग। क्यों भाई, क्यों पहनते? वूल इसलिए पहनते हैं ताकि गर्मी रहे, है ना, ठंड के मौसम उन्हें ठंड ना लगे, है ना, अंदर से गर्मी रहे। और कॉट्स यानी कॉटन, कॉट्स वूल, कॉट्स का कॉट लीजिए यानी कॉटन, और वूल का वूल लीजिए यानी वूलन। तो कॉटन वूलन के मिले कपड़े होते हैं। तो कॉटन भाई क्यों पहनते? कॉटन तो ठंडा करता है, क्यों पहनते? अरे भाई मैंने बताया था ना, उसमें एब्जॉर्बेंसी बहुत होती है, सोखता बहुत था, है ना। तो इसलिए उन रेशों को, ताकि वो अंदर के पसीनों को सोख सके, इसलिए। तो कॉट्स वूल के कपड़े। ऐसे ही टेरी कॉट, टेरी सिल्क, टेरी वूल, ऐसे मिश्रित तंतु यानी 2 तरह के फाइबर्स को मिला के ब्लेंड करके एक कपड़ा बनाना। ठीक है। तो ये तो हो गई भाई आपके सोर्सेस के आधार पे, और लंबाई के आधार पे मैंने पहले ही बता दिया था। और अब हम बात करेंगे हमारे पहले फाइबर यानी कपास की। ठीक है। उसके बारे में हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तब तक बेटा बाय बच्चों।